Welcome to P Academy. Once again, we are here to complete your course according to the board. तो एक बार फिर से हम आपके सामने ये अपन एटॉमिक लेके हाजिर हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल्स बोले तो ठीक है। इसके पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मॉडर्न में अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न का एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अपना अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल क्या होता है। सबसे पहले बात कर ले मॉडल क्या होता है। कोई भी मॉडल क्या होता है, तो मॉडल एक सेट ऑफ हाइपोथेसिस होता है जो किसी के एजम्पशन या लॉजिक या फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। किसी के भी हाइपोथेसिस बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड या साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड एक मॉडल दिया जाता है। मॉडल क्यों दिया जाता है, तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, लॉज ऑफ नेचर है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब ये मॉडल और थ्योरी में क्या अंतर है बेटा। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ, हम मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मॉडल है किसी के हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, ये हर जगह वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है। ये थ्योरी कब बन जाती है, लोग क्या करते हैं, जो मॉडल किसी ने दिया उस पर काम किया जाता है, उस पर लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि क्या वो हर फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज से रिलेटेड। अगर कर रहा है तो वो मॉडल थ्योरी बन जाती है, अदरवाइज वो मॉडल ही रह जाता है। अगर हम बात करें ओवरऑल, हम एटॉमिक पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं, मतलब एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देखा जाए बेटा, तो हमें किसी एटम के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसका अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन पढ़ने वाले हैं। ऐसा समझो तो क्वांटम मैकेनिक्स का हम अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो हम सिंपल उसे क्लासिकल थ्योरी अप्रोच से हम चीज़ों को, माइक्रोस्कोपिक स्टडी को सिंपल क्लासिकल थ्योरी से देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो थ्योरी क्या होता है बेटा, तो अगर कोई मॉडल मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक फैक्ट क्यूरीज को एक्सप्लेन कर पाए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो, वो चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन कर पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम थ्योरी बोल देंगे। अदरवाइज उसे हम मॉडल बोलेंगे। मॉडल वो थ्योरीज हैं जो एक्सेप्ट नहीं करी गई, ठीक है। आगे बढ़े। अगर हम बात करें एटॉम के बारे में, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो कि एटम के बारे में सबसे पहली थ्योरी डाल्टन ने दी थी, अगर रिटेन में बात करें तो, हाँ या ना। कुछ इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था। उन्होंने तो पूरे मैटर के बारे में बताया था कि 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है मैटर, ठीक है। अभी से 2000 मोर देन 2000 ईयर पहले की बात करें तो हमारे वेदों में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, हाँ या ना। तो लोगों ने जैसे जैसे अपने पास रिसोर्सेज बढ़ते गए, हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से देखते चले गए। तो सबसे पहले रिटिन जो थ्योरीज मिलती है उस पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहला क्या मिलता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये किसके बारे में बताता है भाई, ये मैटर के बारे में बताता है कि जो मैटर है, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट उसका अगर हम एलिमेंट देखें तो वो क्या होगा, एटम। उन्होंने उसे नाम क्या दिया, एटम। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके बनी है, सभी चीज़ें एटम से मिलके बनी है। और इन्होंने एक और बात बताई इस टीनी पार्टिकल्स के बारे में कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसे हम और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब हम यहीं पे इसका आगे चल के जो हमें पता चला, जिस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि एलिमेंट जो होता है, स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल एटम से मिलके बना होता है और एटम इनडिविजिबल होता है। तो आप लोगों को भी बेटा पता है, अभी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। आगे चल के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो लोगों ने बोला भाई तुमने तो बोला था कि एटम इनडिविजिबल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे छोटे पार्टिकल्स कहाँ से आ गए, हाँ या ना। अगर अभी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, मीजोन्स, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारी तो न्यूक्लियर में आपने पढ़ी ही होगी,
ठीक है, तो हमने देखा कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली पॉइंट इनका आगे चल के क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। हम इसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आगे चल के जो चीज़ें डिस्कवर हुई उसे ये फुलफिल नहीं कर रहा है। इसकी थ्योरी के सारे स्टेटमेंट्स उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल बोथ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि अगर सेम एलिमेंट, अगर मान लो दो कार्बन का सैंपल उठाएं, दो कार्बन के एटम उठाएं, तो ये फिजिकल और केमिकली दोनों एक जैसा होगा। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा होगा। क्या आप मुझे बताओ, एक जैसा होता है क्या दो कार्बन? हाँ या ना? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है बेटा? आपने आगे चल के पढ़ा, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग। कार्बन 12 आपने सुना होगा और कार्बन 14 सुना होगा, हाँ या ना? तो आइसोटोप की डिस्कवरीज क्या बता रही है? दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? अलग अलग हो गया ना। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन दोनों का अगर वेट ही देख लिया जाए तो दोनों का एटॉमिक वेट अलग अलग होने वाला है। तो आइसोटोप की डिस्कवरी ने क्या बोला कि भाई ये केमिकली एक जैसा नहीं है, फिजिकली एक जैसा नहीं है। ये कैसे पता चला हमें? तो आपको एलोट्रॉप्स के बारे में आपने सुना होगा। एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स की ही बात कर लें तो ग्रेफाइट, डायमंड, बीएमएफ, ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? कार्बन के एलोट्रॉप्स होती हैं क्या? हाँ या ना? 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट, डायमंड और बकमुंस्टर फ्लोरेंस, बीएमएफ तीनों कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। क्या ये तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं? फिजिकली एक जैसे हैं? तो फिजिकली भी ये एक जैसे नहीं है। तो दूसरा भी पॉइंट इनका क्या हो गया, गलत साबित हो गया कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं एक जैसे होते हैं फिजिकली और केमिकली। तो ये भी गलत साबित हो गया, ये फिजिकली एक जैसे नहीं है और केमिकली भी एक जैसे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बोला ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। सारे एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से ही बना होता है। द मास ऑफ हेवियर एटम इज अबाउट 250 टाइम्स द हेवियर। सबसे हेवीएस्ट एटम जो अर्थ हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसका मास 250 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन होगा और रेडियस 10 टाइम होगा ओनली। इन्होंने ये बोला। तो क्या ऐसा होता है क्या कि हीलियम अगर बनाना है, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो हीलियम फॉर्म हो जाएगा? कार्बन बनाना है, 6 हाइड्रोजन को हम ला के चिपका दिया हमने, वो कार्बन बन गया। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, ये तो हमें पता है। सब चीजें अगर हाइड्रोजन से बनी होती तो फिर एलिमेंट्स का इंटर कन्वर्जन कितना आसान होता बेटा। हमें ऑक्सीजन की फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम 8 हाइड्रोजन का एटम लेके आते, सबको मिलाते, ऑक्सीजन बना देते फिर। तो ऐसा भी नहीं होता है। इन्होंने बोला कि एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो स्टेबल होता है और इलेक्ट्रली न्यूट्रल होता है। तो आप मुझे बताएं, अगर स्टेबल और इलेक्ट्रली न्यूट्रल सारे एटम्स होते तो आयंस कहां से आते बेटा? आगे चल के हमने आयंस देख लिया। तो आयंस का एग्जिस्टेंस क्या प्रूव करता है कि एटम हमेशा स्टेबल नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रली न्यूट्रल होता है। तो इनके 4 पॉइंट्स हमने आगे चल के जो चीजें डिस्कवर करी गई उसके बेसिस पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फेलियर का रीजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, आइसोटोप, एलोट्रॉप्स की डिस्कवरीज, आयंस की डिस्कवरीज। अब ये मॉडल जब गलत हो गया तो एक दूसरा मॉडल आता है जिसे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ये भी मॉडल है, ये भी थ्योरी नहीं है, मतलब इसके भी ड्रॉबैक्स होंगे। तो इन्होंने जो दिया, इनका जो मॉडल था उसमें इन्होंने क्या क्या हमें चीज़ें बताई, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर। एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर का होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड एज सीड इन वाटरमेलन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बीच बीच में कहीं कहीं इम्बेडेड होते हैं। जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं कहीं भी। ठीक है, टोटल चार्ज इन अ एटम इज 0, सो एटम इज इलेक्ट्रली न्यूट्रल। इन्होंने बोला कि जितना इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा। ठीक है, इन्होंने 2 चीजें बताई। पहला,
कि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, दोनों का चार्ज इक्वल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इस मॉडल का अपने पास थोड़ा सा हमें हेल्प मिला कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी थॉमसन्स मॉडल के हेल्प से लोगों ने थर्मो आयोनिक इमिशन, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इमिशंस के 3 मेथड होते हैं, फील्ड इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इस थ्योरी के हेल्प ने थर्मो आयोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयोनाइजेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने में हेल्प करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इस थ्योरी के हेल्प से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मोइक इमिशन और आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिला। ठीक है, अब ये तो बता रहा था कि ठीक है भाई, इमिशन होगा जब हम इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा इसको एनर्जी मिलेगी, ये बाहर चला जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम थोड़ी सी इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन्स और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन्स। क्या होता है ये देखेंगे। अगर अभी के बेसिस पे बात करें, जो हमें पता है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, या फिर अभी के बेसिस पे बात करें, तो हमें पता है एटम्स की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं, चूंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट अगर हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो इसको मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि एच न्यू इसके पास एनर्जी होती है और एच अपॉन लैम्डा मोमेंटम मिलेगा। ये मोमेंटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। अगर इसके वर्क फंक्शन फाई से ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ बेटा, ये हुआ इसका इमिशन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इमिट हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और हमने क्या पढ़ा था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है हाई स्पीड से तो ये वेव नेचर शो करता है। तो ये अगर मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा बेटा, इसके पास वेवलेंथ होगा लैम्डा, जो किसके इक्वल होगा, h अपॉन p के। और इस वेवलेंथ को हम इसका बोलते हैं स्पेक्ट्रल, इसी के करस्पॉन्डिंग हम इसका लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। अलग अलग एटम में अलग अलग वेवलेंथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा एब्जॉर्प्टिव लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस करा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हर लाइट को इंसिडेंट करने पे बाहर नहीं निकलेगा। इमिशन क्या होगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही ये इमिशन पॉसिबल होगा। तो हर एटम का एब्जॉर्प्टिव लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। मतलब जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर ले, जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करे उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव लाइन स्पेक्ट्रम। और जिस वेवलेंथ को यहां से ये इमिट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम। क्या ये क्लियर है आपको, इमिसिव लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्टिव लाइन स्पेक्ट्रम, हाँ या ना। अब हमने इसके हेल्प से, इस मॉडल के हेल्प से हमने क्या बोला कि भाई वर्क फंक्शन फाई डिफाइन कर दिया, इससे अधिक अगर इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल सकता है। अगर वो भी एक प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना था, अगर इलेक्ट्रॉन टकराए नहीं तो बाहर निकल सकता है, हाँ या ना। इसके आगे अब ये मॉडल भी फेल हो गया भाई। लोगों ने पूछा ठीक है चलो स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं, उससे वेवलेंथ निकल रहा है, तो हमें पार्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों मिल रहा है। तुम बताओ, हाइड्रोजन से निकलने वाला लाइन स्पेक्ट्रम है, उसे हमें एक्सप्लेन कर दो कि जो उसका वेवलेंथ जितना आ रहा है उतना क्यों आ रहा है, हमें बताओ। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, उसी के जस्ट बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल रहे थे उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए। पहला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, थॉमसन मॉडल। और दूसरा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स निकल के आए उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो अब देख ले भाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अपना अगला मॉडल है जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिसने थॉमसन को गलत साबित कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड का पतला सा शीट लिया उन्होंने, ठीक है, और इन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया। देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, ये ऐसा मटेरियल होता है ना, इसके पास कुछ अगर आके मान लो टकरा रहा है तो यहाँ पे ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, इन्होंने एक स्क्रीन ले लिया, यहाँ पे गोल्ड फॉयल ले लिया और इसके ऊपर इन्होंने डबली न्यूक्लिएटेड अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करा। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2+ को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। हीलियम के हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसके पास 2 प्रोटॉन है बस। इस हीलियम के पास क्या है? 2 प्रोटॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री आती है आपको इतनी। तो इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को हाई स्पीड में इस गोल्ड के पतले से फॉयल के ऊपर इन्होंने इंसिडेंट करा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? इन्होंने क्या करा, गोल्ड फॉयल के ऊपर, क्योंकि गोल्ड है तो वो भी एटम से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, हाँ या ना? इस एटम के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया और यहां से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन कंक्लूड करे। इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करे। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड, सीधे चले गए। जिस पाथ से इन्होंने इंसिडेंट करा था उस पाथ पे जाके यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं इस स्क्रीन पे टकरा के, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स थे जो हल्का बहुत डेविएशन शो कर रहे थे। मान लो ये थोड़ा सा डेविएशन, यहाँ टकराने के बाद इसमें थोड़ा सा डेविएशन, इसे भी थोड़ा सा डेविएशन मान लो देखने को मिला कुछ पार्टिकल्स में, रेयर। और उसमें से एक पार्टिकल ऐसा हुआ, आउट ऑफ 1800 में से एक पार्टिकल ऐसा हुआ, अल्फा पार्टिकल इसके पास गया और टकरा के वापस से रिटर्न आ गया। अल्फा पार्टिकल मान लो यहां से जाता है, इस गोल्ड फॉयल से टकरा के और रिटर्न आ गया। ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? आप अगर होते, मान लो आपने किसी पार्टिकल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा होता, तो आप क्या कंक्लूजन निकालते बेटा? मोस्ट ऑफ द लाइट आर पार चला जा रहा है, इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम का स्पेस क्या है? एम्प्टी है, हाँ या ना? कंक्लूजन तो हम यही निकालते हैं ना कि अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट आर पार चला जा रहा है, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है। और दूसरा, सबसे पहला चीज तो यही गलत साबित कर देता। अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल नहीं करेगा? ये मान लो डबली न्यूक्लिएटेड अल्फा पार्टिकल को हमने इंसिडेंट करा और ये स्पेयर, अगर हम किसकी बात करें, थॉमसन की बात करें, उन्होंने बोला था ये पॉजिटिव स्पेयर है, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पता है। तो ये क्या ये डबली न्यूक्लिएटेड अल्फा पार्टिकल इस फॉयल के आर पार जा पाता क्या? कभी नहीं जा पाता। तो ये भी पहला, ये चीज तो उनका गलत साबित हो गया थॉमसन का कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर है, ये तो गलत है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हम थॉमसन मॉडल को गलत बोल सकते हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एटम का स्पेस इन्होंने क्या कंक्लूड करा कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। थॉमसन ने बोला कि देखो भाई, जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो एटम है ना उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सर्टेन उसके सेंटर में लोकेटेड होगा। कहाँ पे लोकेटेड होगा? सेंटर में लोकेटेड होगा। उस वक्त तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की गई थी, तो उन्होंने सिर्फ क्या कंसिडर करा कि इस पोर्शन को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। जैसे आप बायो में पढ़ते हो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैसे ही एटम के सेंटर में इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। और इन्होंने ऐसा कंसिडर करा कि इस इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके अराउंड होंगे, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने एज्यूम करा कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली सेपरेटेड सेंटर में किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में होगा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, ठीक है। और इन्होंने नया मॉडल में क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे होगा, सबसे पहला बात। और बहुत मतलब एटम का बहुत स्मॉल एरिया में ये लोकेटेड होगा, ठीक है, पहली चीज। इसे हम न्यूक्लियर में भी यूज करेंगे बेटा। यहां से हमने न्यूक्लियस को ढूंढ लिया, किसने ढूंढा? रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इन्होंने इस पार्ट को न्यूक्लियस बोल दिया। और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बोला कि ये लार्ज वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन अलाउड है मूव करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एटम वे आर एज्यूम टू मूविंग इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एटम आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। अब लोगों ने पूछा कि ठीक है भाई, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज है
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लोगों ने पूछा भाई तुम बताओ ऐसा क्यों होता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहा है, वो पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये वैसे ही मूव कर रहा है। अब लोगों ने पूछा ठीक है भाई मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करता है ना, वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव, जैसे अर्थ मूव करता है सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स पुल नहीं होता है। तो बोला भाई लोगों ने ठीक है तुम ये बोल रहे हो तो दो चार चीज़ें और बता दो फिर। अगर मान लो उसी वक्त आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ईएम वेव हमने रिसेंटली पढ़ा था। ठीक है, उसी के आसपास मैक्सवेल ने ईएम वेव को डिस्कवर करा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लोगों ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भाई घूम रहा है बहुत स्पीड में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो तुम मुझे हाइड्रोजन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दो। अब मान लो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन एटम से हमेशा हमें रेडिएशंस देखने को मिलता है? नॉर्मल हाइड्रोजन रखा हुआ है तो क्या हमें रेडिएशंस देखने को मिलेगा? एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हाइड्रोजन किसी पार्टिकुलर कंडीशन में कभी कभी हमें इससे रेडिएशंस बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या किसी भी तरह का इमिशन होगा तभी मिलेगा ना। अभी हमें ये चीज़ें पता है, उस वक्त ये चीज़ें पता नहीं थी। लोगों ने बोला कि कभी कभी हाइड्रोजन से इमिशन देखने को मिलता है और कभी कभी कुछ देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। और दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी मूविंग चार्ज क्या देगा? रेडिएशन देगा। तो ये रेडिएशन हमें हमेशा देना चाहिए, हमें ये हमेशा रेडिएशन क्यों नहीं देता है? ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन देना चाहिए, रेडिएशन नहीं दे रहा है। अगर सिंपल क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरा एक और पॉइंट यहाँ निकल के आता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो क्या ये धीरे धीरे पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता हुआ भी। तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ तो ऐसा होना चाहिए, और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्रोटॉन के नज़दीक आते आते पॉजिटिव चार्ज के अंदर घुस जाएगा और एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। दूसरा, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को अभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये थ्योरी हो गया फेल। ठीक है, ड्रॉबैक्स ये दो इसके हैं। अब इसका एक फायदा भी है, इसके हेल्प से हम एक चीज कैलकुलेट कर पाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर किसी एक न्यूक्लियस के पास किसी दूसरे एटम को इंसिडेंट करते हैं, जो इन्होंने करा था, उसमें से क्या हुआ था, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिटर्न आ गया था। अब रिटर्न आने से क्या सेंस है? रिटर्न आने से ये सेंस है कि अगर मान लो इसका गोल्ड का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपना जो हीलियम था ये भी क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। हमने वी वेलोसिटी से इसे इंसिडेंट करा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हीलियम को, ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो इसे रिपेल कर रहा होगा। मान लो इसके एकदम अलोंग द लाइन हमने इंसिडेंट कर दिया, तो ये एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके उसके आगे तक नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टेट में आपने पढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कितने डिस्टेंस तक इस न्यूक्लियस को ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नीट वगैरह एग्जाम में। बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग ये याद रखें कि हम किस मॉडल के हेल्प से, रदरफोर्ड के मॉडल के हेल्प से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता सकते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस के टुवर्ड्स इंसिडेंट करें तो वो कितने न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस तक जा पाएगा। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें? हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे। सॉरी, हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z1 है और इसके पास प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज E है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, प्लस ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो Z1p चार्ज को हम Z2p चार्ज के टुवर्ड्स Z2e ई बोल देते हैं, Pe इक्वल है, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। तो Z1e चार्ज को Z2e चार्ज के टुवर्ड्स अगर हम इंसिडेंट करें तो Z1e हम ऐसा कंसिडर करते हैं Z2 के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। Z1 जो है वो मच मोर स्मॉलर देन Z2 है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसके फील्ड के वजह से भी, ये इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपने पढ़ा था, इसके फील्ड के वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये मूव कर पाएगा। हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं ये इनर्शियल है, इसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है Z2e का कि Z1e इसको मूव नहीं करा सकता, या हमने इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये स्टेशनरी न्यूक्लियस है। जब Z1e को हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर v वेलोसिटी से इंसिडेंट करते हैं तो हाफ mv², हाँ या ना, हाफ mv²। अब जब ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके रीजन में आ गया, मान लो इसके रीजन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इस Z2e के रीजन में आगे बढ़ रहा है, इसको एक रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा होगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब ये रिपल्सिव फोर्स जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल रुक जाएगा, हाँ या ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, k q1 q2/r होता है ना, हाँ या ना। q1 की वैल्यू कितनी है, Z1e है, q2 की वैल्यू कितनी है, Z2e है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हम इसे हाफ mv² भी लिख सकते हैं इसका, अगर हमें मास और वेलोसिटी पता हो तो। हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करते हैं, तो वही हमें करना है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं बेटा, जिसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये भी एक मॉडल है, लेकिन ये सबसे बाकी मॉडल के कंपैरिजन में, ये दिए हुए मॉडल के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट मॉडल है, जो कि हमारा मेजर टॉपिक इस चैप्टर का यही होने वाला है, बोर एटॉमिक मॉडल। – 1913 और 1915 के बीच बोर ने एक मॉडल डेवलप करा जिसे हम बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने क्या करा, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को तो बोला कि हाँ भाई इसने जो काम करा है वो सही है, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, ठीक है। तो बोर का मॉडल क्या था, आइए देखते हैं। ये मॉडल, सबसे पहली बात, रदरफोर्ड मॉडल को सपोर्ट कर रहा था क्या, कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये न्यूक्लियस हमारा सेंटर में है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। इस बात को इन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ें तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बोर ने क्या करा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करा, इमिशन को भी एक्सप्लेन करने में ये सफल रहे। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, और ये जो मॉडल है ना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मॉडल है हाइड्रोजन, ये मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, या फिर हाइड्रोजेनिक एटम के लिए वैलिड है। हाइड्रोजेनिक एटम, हाइड्रोजेनिक एटम क्या होते हैं, वैसे एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 1 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी एटम है, सबसे पहली बात, बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, या फिर हाइड्रोजेनिक एटम के लिए वैलिड है। ऐसा एटम जिसके ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप सबको पता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम को XAZ से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम किसी एटम की बात करें तो उसके सेंटर में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, Ze के इक्वल होगा, हाँ या ना, Ze के इक्वल होगा, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन E रिवॉल्व कर रहा होगा। तो सबसे पहली बात, बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजेनिक एटम के लिए वैलिड है, जिसमें Ze चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है।
ठीक है, ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन H, Li प्लस, लिथियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके पास 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ या ना। Li2 प्लस होगा ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने। हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, He प्लस H, Li प्लस, Be3 प्लस, इन एटम्स के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। और इसके हेल्प से इन्होंने क्या करा, इस मॉडल के हेल्प से इन्होंने स्पेक्ट्रम लाइंस को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज, कोई एटम स्टेबल कैसे है, उन्होंने स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए देखते हैं ये मॉडल कैसे वर्क करता है। ये जो मॉडल है, ठीक है, इसे हम सेमी क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, श्रोडिंगर इक्वेशंस जो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन ये क्लासिकल थ्योरी का सबसे बेस्ट मॉडल है जो हमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। तो बोर ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 पोस्टुलेट्स कंसिडर करे। कितने पोस्टुलेट्स कंसिडर करे, 3। कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट इन्होंने कंसिडर करा। पहले पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, और इसको जो मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो इन दोनों के बीच का कोलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है, ये ऑर्बिट को इन्होंने सर्कुलर भी कंसिडर करा। अगर किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या। तो इसमें इस सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने के लिए कौन क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, आप सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई, mv²/r होता है क्या। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे रिवॉल्व कराने के लिए चाहिए वो कोलम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। इन्होंने बोला कि F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। इन्होंने Fc को Fe से इक्वेट कर दिया, और Fc आप सबको पता है किसके इक्वल होता है बेटा, mv²/r के इक्वल होता है, हाँ या ना। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको सबको पता है kq1q2/r² के इक्वल होता है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके इक्वल होता है kq1q2 डिवाइडेड बाई r²। अब मुझे बताएं कौन कौन से चार्जेस हैं, प्लस Jd चार्ज इसके सेंटर पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ई का चार्ज यहाँ पे है, तो q1 की वैल्यू Jd हो जाएगी, q2 की वैल्यू ई हो जाएगी, हाँ या ना। और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, -ke इंटू Ze डिवाइडेड बाई r²। अब हम क्या इन दोनों को इक्वेट कर दे, तो हमने क्या करा, इसे इक्वेट कर दिया। चलो भाई, तो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, mv²/r किसके इक्वल होगा, kZe²/r² के इक्वल होगा। पहला इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गया, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मिल गया हमें। हम यहाँ से क्या क्या बता सकते हैं, आप मुझे बताओ। क्या हम इसकी वेलोसिटी v बता सकते हैं, क्या हम इसका रेडियस r बता सकते हैं कि किस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो बोयर एटॉमिक मॉडल के हेल्प से हम एटम का रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसे कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, पहले हम इनके पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को लेके बोला। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन्स Ze के अराउंड जो E रिवॉल्व कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L से डिनोट करते हैं क्या, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, mvr होता है क्या, हाँ या ना, बोलो भाई। mvr होता है, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा L वो किसके इक्वल होगा, h/2π के मल्टीपल में होगा, nh/2π के इक्वल होगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट का अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि इसके पास एक ही ऑर्बिट हो, बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। आप लोगों ने ऑर्बिटल नंबर पढ़ा होगा, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, KLMN जो हमारे सेल सब सेल्स होते हैं, हाँ या ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ऑर्बिटल नंबर n जो है 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके मल्टीपल होगा, h/2π का मल्टीपल होगा। क्लियर है, आगे बढ़े तो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बोला कि L = nh/2π होगा। तो दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया,
एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा और किसके इक्वल होगा, NH/2 के इक्वल होगा। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mvr इक्वल्स टू NH/2। ये हमें यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसे हम बी बोल देते हैं, इक्वेशन बी। इसका हम यूज़ करेंगे बेटा वेलोसिटी, रेडियस और बाकी सारी टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए, इसे हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड पोस्टुलेट सबको क्लियर है। अब थर्ड पोस्टुलेट की बात कर लें। थर्ड पोस्टुलेट उनका जो था एनर्जी को लेके था। उन्होंने बोला कि जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, वो जो टोटल एनर्जी होगा वो दो एनर्जी का सम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। हाँ या ना। और पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 और एक Q2, Q1 की वैल्यू E कंसिडर करी हमने और Q2 की वैल्यू कितनी कंसिडर करी, ZE कंसिडर करी। हाँ या ना। Z और E और दोनों r डिस्टेंस से मान लो सेपरेटेड है, तो मुझे बताओ इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी U कितना होता है, V इंटू Q होता है क्या। हाँ या ना। V क्या होता है, इसका पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, KQ/R, KQ/R, KQ2/R इंटू Q1, KQ1Q2/R। हाँ या ना। Q1 की वैल्यू ZE के इक्वल है, E की वैल्यू -E के इक्वल है। अगर हम पुट कर दें तो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, KZE²/R के इक्वल आ जाएगा। ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी E जो होगा K प्लस U के इक्वल हो जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ KZE²/R के इक्वल होगा। तो ये टोटल एनर्जी के बारे में इन्होंने बोला। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, उसका टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। ठीक है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस और इन्होंने क्या दी वो भी देख लेते हैं। हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन्होंने एक और बात बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। V कांस्टेंट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस वजह से। और ये जो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, अगर R कांस्टेंट है तो KZE²/R ये भी कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, हर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या हम उसे स्टेबल बोलते हैं, तो हाँ भाई स्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो प्योरली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, क्वांटाइज्ड कंसिडर कर लिया। दूसरा वेलोसिटी फोर्स को इन्होंने इक्वेट करके वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दिया। यहां से हमें ये कंक्लूजन देखने को मिला कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है, प्योर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब प्योरली क्लासिकल थ्योरी से बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है या नहीं होती है, तो चेंज होती है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो क्या वो एक्सेलरेटेड होगा, तो हाँ भाई एक्सेलरेटेड होगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो क्लासिकल थ्योरी से अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करना चाहिए और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स मूव करना चाहिए और कोलैब करके एटम का एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना चाहिए। तो इसी थर्ड पोस्टुलेट्स में उन्होंने थोड़ा सा और ऐड करा। उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये स्टेबल स्टेट में है। किस स्टेट में है बेटा, स्टेबल स्टेट में है। ये कोई रेडिएशंस इमिट नहीं कर रहा होगा, रिवॉल्व करते वक्त कोई रेडिएशंस इमिट नहीं कर रहा होगा। इन्होंने ऐसा कंसिडर करा। ये रेडिएशंस तभी इमिट करेगा जब हम उसे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो लाइट, अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, उससे एक फोटोन आके टकरा गया, तो उस कंडीशन में वो एटम क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा। तो इस बात को इन्होंने, जो दो ड्रॉबैक्स हमने देखे थे रदरफोर्ड मॉडल को, इसको इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सॉल्व कर दिया। पहला ड्रॉबैक क्या करना चाहिए, रेडिएशन इमिट करना चाहिए। इन्होंने बोला रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। क्यों इमिट नहीं करेगा, तो रेडिएशन इमिट इस वजह से नहीं करेगा कि उसकी टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो वो स्टेबल स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है तो कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। अब लोगों ने पूछा कि रेडिएशन कभी कभी जो इमिट करता था वो, तो उन्होंने बोला कि रेडिएशन इमिट तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, हम जब उसे एक्स्ट्रा अगर एनर्जी प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, क्या हो, ये हमें रेडिएशंस तब देगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, उस कंडीशन में हमें इमिशन देखने को मिलेगा।
तो दूसरी बात को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। ये रेडिएशंस तभी इमिट करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो n1 में था, हम इसे थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो ये n1 ऑर्बिट में था, हमने इसे h न्यू एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में n2 में चला गया। हमने उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करी जितना इसे चाहिए था। इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस था, हमने उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ स्टेबल होगा? न्यूक्लियस तो इसे अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो ये अनस्टेबल होगा थोड़ी देर के लिए, 10⁻1 सेकेंड के लिए ये इस ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन अनस्टेबिलिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और वही एनर्जी हमें रेडिएशंस के फॉर्म में मिलती है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं। क्या आपको क्लियर है? तो इन्होंने बोला रेडिएशंस हमें तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्लियर है? तो ये भी रेडिएशंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसकी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्या ये हर, अब लोगों ने पूछा कि देखो भाई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था वो पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ही क्यों हो रहा था? तो इसे भी इन्होंने एक्सप्लेन करा कि वो उसी पार्टिकुलर वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उस फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल हो, इसके ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर डेल्टा ई जो है एनर्जी डिफरेंस h म्यू के इक्वल हो, तभी हमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए ताकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी न्यूक्लियस इसको जो बांध के रखा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें इमिशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में दो चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, एक एक्साइटेशन और दूसरा इमिशन। एक्साइटेशन की वजह से हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा पहला, और दूसरा इमिशन की वजह से भी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है तो उसके पास भी वेवलेंथ होगा। तो इन्होंने इमिशन स्पेक्ट्रम को और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ें। अगर हम किसी एनर्जी को सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, और ये एनर्जी जो है उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है या फिर बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। अब हम इस स्पेक्ट्रम को, इमिशन को आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो चीज़ें आपसे कैलकुलेटिव टर्म्स जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने कंसिडर करा कि देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसका ऑर्बिट नंबर हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है। एन क्या है? ऑर्बिटल नंबर। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऑर्बिटल नंबर है, और ये कहाँ से मेजर किया जाता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक वाला होगा उसका n क्या होगा? ऑर्बिटल नंबर 1 होगा। जो दूसरे वाले में रिवॉल्व कर रहा होगा 2 होगा। जो तीसरे वाले में रिवॉल्व कर रहा होगा उसका ऑर्बिटल नंबर 3 होगा। ठीक है, अब हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा सबकी वेलोसिटी क्या होनी है? अलग अलग होनी है। ठीक है, सबका रेडियस क्या होना है? अलग अलग होना है। सबका टाइम पीरियड अलग अलग होना है। क्योंकि ये सर्कुलर मोशंस कर रहा है, तो सर्कुलर मोशंस के सारे टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जाता है इसका रेडियस पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। ठीक है, फोर्स पूछा जा सकता है कि इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या फोर्स है, तो फोर्स तो हम डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, फोर्स हमने देख लिया था। एंगुलर मोमेंटम भी हमने देख लिया था। ठीक है, हमने जो देखा था उस पर डिस्कशन अगर करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या पहला जो हमारा इक्वेशन आया था, क्या पहला इक्वेशन हमारा यही था? mv²/r। अगर r पहले रेडियस की, पहले ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, या nth ऑर्बिट की डायरेक्ट बात करते हैं, mv²/rn। nth ऑर्बिट में मान लो कोई क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कोलम्बिक फोर्स के इक्वल होगा, kZe² डिवाइडेड बाई r² लिख सकते हैं, rn²। हाँ या ना? दूसरे इक्वेशंस अगर हम देखें, हमने जो पहला ये इक्वेशन देखा था पहले पोस्टुलेट से, दूसरे पोस्टुलेट से हमने क्या देखा था? mvr जो है वो किसके इक्वल है? nh/2π के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम m और v को अगर लिखना चाहें तो mv को क्या लिख सकते हैं बेटा? nh/2πr लिख सकते हैं। हाँ या ना? इसका मोमेंटम nh/2πr लिख सकते हैं। इस mv को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या करें? इसे सब्सिट्यूट कर देते हैं। अगर हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? mv
अपॉन एम वी इंटू वी अपॉन आर एन हो जाएगा ये टर्म पहला वाला, और एम वी को हमने क्या लिख दिया यहाँ से, एम वी को हमने एन एच अपॉन 2 पाई आर लिख दिया, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई आर लिख दिया इंटू वी अपॉन आर एन, ये भी आर एन होगा ना, कैपिटल आर हमने कंसिडर करा, सब जगह कैपिटल आर ही कर देते हैं, ये वी अपॉन आर एन हो जाएगा इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। मुझे बताओ ये आर एन स्क्वायर और ये आर एन कैंसिल होगा क्या, तो हमने इसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ से हम वेलोसिटी वी को क्या लिख सकते हैं भाई, हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन इंटू 2 पाई इधर आके मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई एन एच। इसे अगर हम लिखना चाहें तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है बेटा, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड वेरी कर सकता है अलग अलग, अगर न्यूक्लियस हो तो सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, जेड वेरी कर सकता है, ई स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 2 क्या कांस्टेंट होगा, पाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एन वेरी करेगा, एच क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जेड अपॉन एन लिख सकते हैं। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यूज को आप पुट कर दें तो इसका वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10⁻⁶, कितना आता है, इसे हम वी नॉट बोल देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा भाई, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका वेलोसिटी वी नॉट टाइम्स जेड अपॉन एन के इक्वल हो जानी है। और इस वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट होगा 2.18 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है, यहां से हम क्या बता पाएंगे, किसी nth ऑर्बिट का वेलोसिटी बता पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बताओ भाई हाइड्रोजन और हीलियम के nth ऑर्बिट का वेलोसिटी का रेशियो क्या होना है, तो यहां से जेड क्या है भाई, जेड एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्लियर है, अब बाकी दूसरे टर्म की बात करें, इसमें एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है भाई, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर, एन क्या है बेटा, ऑर्बिटल नंबर, एन हो गया अपना ऑर्बिटल नंबर, जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और वी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल नंबर है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है किसी एटम का, उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतना वेलोसिटी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर जेड ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर n ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम न्यूक्लियस से जितने दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और न्यूक्लियस के जितने नज़दीक ऑर्बिट वाले में रहेंगे उतनी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से वेलोसिटी के बारे में ये कंसिडरेशन कर सकते हैं, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिमिलरली इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें जो हमने लिखा है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या हम आर को एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम इंटू वी लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। और v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, हम पुट कर दें इसमें, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी नॉट, और ये क्या था, जेड अपॉन एन ना, तो जेड एन ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो ये आर एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, इसे हम आर नॉट बोल देते हैं, आर एन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर अपॉन जेड। इस आर नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आती है 0.529, और ये एंजेस्ट्रॉन में होगा। ये रेडियस किस ऑर्डर में होगा, एंजेस्ट्रॉन में होगा, इंटू 10⁻⁻10 आता है तो हम इसे एंजेस्ट्रॉन लिख देते हैं।
तो nth ऑर्बिट का रेडियस हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमने दोनों जो पोस्टुलेट्स थे बोर के, उसके हेल्प से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, जो किसके इक्वल आया 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ से हम देखें तो रेडियस जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है। अगर हम अगली बात करें तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी होगा v नॉट इंटू जेड अपॉन एन के इक्वल होगा और v नॉट 2.18 इंटू 10⁻⁶ के इक्वल होगा। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। एन क्या है, ऑर्बिटल नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या ये दोनों क्लियर है बेटा। हम यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी, और क्या बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होना है। अब टाइम पीरियड की बात कर लें। हमने अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करा तो मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। अगर मान लो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। डिस्टेंस इसे कितना कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसे, 2πr, हाँ या ना, 2πr। और वेलोसिटी इसकी v है तो क्या ये 2πr अपॉन v हो जाएगा या नहीं। r की वैल्यू और v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू और v की वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2πr0 डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब बाकी के टर्म्स की बात करें तो मुझे बताओ r में ऊपर में न्यूमरेटर में क्या था बेटा, एन स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा। और v के टर्म में क्या था, जेड अपॉन एन था, तो एन अपॉन जेड हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं टाइम पीरियड t इक्वल्स टू टी नॉट टाइम्स एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो याद रखने वाली बात बस यही है कि टाइम पीरियड जो होता है t, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर टाइम पीरियड हमें पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया क्या, 1/t। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा, हाँ या ना। ये 1/z स्क्वायर होगा ना टाइम पीरियड में, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, वेलोसिटी। अब हम इसका करंट भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और करंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना करंट, I इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई टी होगा, हाँ या ना। और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो E इंटू एफ लिख सकते हैं। तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जो करंट इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से किसी एटम में होगा वो किसके इक्वल होगा, E टाइम्स एफ के इक्वल होगा। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी अगर पुट कर दे तो एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के इक्वल आएगा। तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू ई एफ नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। क्लियर है क्या, हाँ या ना। इस एफ नॉट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम पीरियड का जो टी नॉट हम कैलकुलेट करेंगे वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, टी नॉट की वैल्यू है 2.2 आर नॉट अपॉन वी नॉट के इक्वल। हमें आर नॉट और वी नॉट का वैल्यू बस याद रखना है, बाकी किसी चीज़ की वैल्यूज याद नहीं रखनी है। आर नॉट वी नॉट के वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा टी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। टी नॉट का वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गया तो एफ नॉट का वैल्यू 1/t0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम करंट बता सकते हैं बोर के किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो वो कितना करंट उसके पास होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपनी आ जाती है किसकी, एनर्जी की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना होना है, ठीक है। तो एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था किसके इक्वल था, हाफ mv² के इक्वल था। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल था, -kZe² अपॉन r के इक्वल था।
अब हम यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दे क्या इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आनी है वो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हमारा आ जाएगा हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। और पोटेंशियल एनर्जी कितना था भाई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन था, हाँ या ना, बोलो भाई। तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसे ऐड करें, हाफ में 1 को घटा दे तो क्या ये माइनस हाफ बचेगा या नहीं, हाँ या ना। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन -1/2 सॉरी हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ये हमारी टोटल एनर्जी होगी। क्या ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल आ रही है, हाँ या ना। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ रही है। नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आ रहा है भाई, टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, क्लियर है। तो नेगेटिव साइन हमने क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये इस वजह से है क्योंकि न्यूट्रॉन ने क्या, प्रोटॉन ने क्या करा है, न्यूक्लियस ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से हम एक और चीज़ बता सकते हैं, जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है भाई, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है या नहीं है, हाँ या ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तो के जेड ई स्क्वायर था ना, ये हाफ के जेड ई स्क्वायर है, ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल है। अब हमें इसमें क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमने जो आर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो यही आ रही थी क्या ऊपर में, हमने टोटल एनर्जी में आर की वैल्यू को क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर हम आर की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4m अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये जेड स्क्वायर नहीं है एन स्क्वायर है। तो यहां से अगर इसके कांस्टेंट को हम पुट कर दें तो हमारा कितना आ जाता है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा।